हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉरएवर में। और एक बार फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास। तो दोस्तों, मैंने अभी लास्ट क्लास में फिजिक्स की जो लास्ट क्लास अपनी हुई थी उसमें न्यूटन के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रो दिया था, उसका परिचय दिया था। क्योंकि न्यूटन का परिचय भी कई बार एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी सुना है, ऐसा सुनने में आया है कि कभी जैसे न्यूटन कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। न्यूटन की गणित की कौन सी ब्रांच थी, न्यूटन की कौन सी बुक से हमें अपने गति के रूल मिले हैं, तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं वापस से एक बार आपको न्यूटन के बारे में बता दूं ताकि अपना सेशन वहीं से कंटिन्यू रह जाए, एक्टिविटी आपकी बनी रहे। तो जो अपना परसों लास्ट क्लास में जो किया था न्यूटन, तो न्यूटन का पूरा जो नाम था वो था सर आइजैक न्यूटन। ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनके जो हमें गति के जो नियम मिलते हैं, इन्होंने 1687 में एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपिया। तो ये जो प्रिंसिपिया नाम की जो बुक है, उससे हमें न्यूटन की गति के तीनों नियम प्राप्त होते हैं। अभी एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि हम सबको ये ही पता है कि जो न्यूटन थे वो फिजिक्स से संबंधित थे या भौतिक विज्ञान से संबंधित थे। तो दोस्तों, सिर्फ यही नहीं है कि वो फिजिक्स तक ही थे, अन्य भी कई क्षेत्रों में उन्होंने महारत हासिल कर रखी थी। जैसे कि अगर बात करें तो गणित के अंदर भी उन्होंने एक खुद की अपनी एक ब्रांच विकसित की थी, तो जिसका नाम है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन की जो गणित की ब्रांच थी उसका क्या नाम था। तो अगर अपन बात करें गणित की ब्रांच का, तो उसका नाम था कैलकुलस। तो ये अपन ने न्यूटन के बारे में एक थोड़ा सा नॉर्मल सा परिचय था, तो वापस रिवाइज कर लिया है ताकि हमारी पीछे वाली कंटिन्यूटी फिर से बनी रहे। दोस्तों, पीछे एक दो दिन क्लासेस नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ एक तो स्टेशनरी वगैरह की शॉप नहीं खुल रही है, तो स्याही वगैरह खत्म हो गई थी, और एक थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम आ रही है इन दिनों, तो लाइट वाली तो सही कर लेंगे अभी। तो गति के न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। 3 नियम में से हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको पहला नियम। गति का पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु, लिख देता हूं मैं सबसे पहले, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी। अगर गति में है तो गति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया। तो ये है दोस्तों गति का जो प्रथम नियम है उसकी परिभाषा, कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, और अगर यदि गतिमान है यानी गति में है तो गति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो दोस्तों, ये नियम यही कहता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है, और वो उसी अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दोस्तों, अगर गाड़ी चल रही है तो वो चलना ही चाहती है और वो चलेगी
जब तक कि उस पर बाह्य बल यानी ब्रेक लगाकर उसको न रोका जाए। गाड़ी अगर खड़ी है तो वो खड़ी ही रहेगी, उस पर जब तक कि बाह्य बल लगाकर यानी उसके इंजन से स्टार्ट करके उसमें ईंधन डाल के उसको आगे न बढ़ाया जाए। इसी प्रकार दोस्तों जो गति का जो प्रथम नियम है कि जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगी और जो गति में है वो गति में रहेगी। तो इसके नॉर्मल से कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लोग शायद 6th क्लास या 6th या 7th क्लास से लगभग पढ़ते आ रहे हैं, और हमें हर क्लास के लगभग, अगर आपको 12वीं तक साइंस रही है तो तब तक आपको ये मिल जाएंगे इसके एग्जांपल। जैसे कि अगर किसी दरी को हम ऐसे झाड़ते हैं तो हवा धूल के कण दरी से अलग हो जाते हैं। अगर हम किसी बस में बैठे हैं और बस आगे की ओर चलती है तो हमारी बॉडी जो है पीछे की ओर खिसक जाती है या पीछे की ओर झटका लगता है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल है आई होप आपको पता ही होगा। अब इससे नेक्स्ट ऐसी कुछ बातें करते हैं दोस्तों जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, हमारे कंपटीशन के एग्जाम के लायक हो। जैसे कि आपको ये तो डेफिनेशन मिल गई। अब दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि जड़त्व की भी डेफिनेशन यही होती है। जड़त्व की भी डेफिनेशन यही होती है कि बाह्य बल न होने की दशा में, बाह्य बल न होने की दशा में वस्तु अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी और गति में है तो गति में रहेगी। तो दोस्तों ये है जड़त्व की भी परिभाषा यही होती है। अब जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये दोस्तों आप जरूर याद रखना, क्योंकि ये चीज आपसे जरूर पूछी जाएगी। अगर गति के प्रथम नियम से कोई एक भी क्वेश्चन बनता है तो ये पक्का पूछा जाता है। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। अब आपको दोस्तों पता ही होगा, अगर जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, अगर आप इसका प्रूफ मांगे तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूं। तो अगर जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा, क्योंकि द्रव्यमान, अगर अपन इसको सीधा लिखें साइंस की भाषा में तो जड़त्व इज प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान, या जड़त्व समानुपाती है द्रव्यमान के। तो अब दोस्तों आपको पता होगा कि अगर ये समानुपाती का चिन्ह होता है, प्रोपोर्शनल का होता है, तो अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज भी बढ़ेगी, यानी दोनों एक साथ ही तो बढ़ेगी और एक साथ ही घटेगी। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू दिस आपको यही भी पता होगा कि जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, मतलब कि जड़त्व उसी वस्तु का ज्यादा होगा जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। तो दोस्तों बात करें तो इसके एग्जाम्पल की, आप इसको प्रूफ करने की कोशिश करें तो अगर हम एक पत्थर, और ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर निर्वात में एक पत्थर और एक पंख, जो किसी भी पक्षी का पंख या एक कागज के टुकड़े को साथ में नीचे की ओर फेंका जाए तो कौन सी वस्तु पहले गिरेगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आता है, उसमें दिया जाता है निर्वात। जहां पे निर्वात नाम आ जाता है दोस्तों वहां पर द्रव्यमान, जड़त्व ये सब काम नहीं करते। निर्वात में दोनों वस्तुएं बराबर समय में गिरेगी, चाहे वो कितनी भी एक भारी क्यों ना हो और एक कितनी भी हल्की क्यों ना हो, दोनों बराबर समय में ही नीचे गिरेंगी। अगर वहां पे निर्वात नहीं दिया होता है दोस्तों तब हम देखेंगे जड़त्व किसका ज्यादा है। जड़त्व किसका ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। यानी कि अगर पत्थर और पंख की बात करें तो जड़त्व पत्थर का ज्यादा है, क्योंकि द्रव्यमान भी पत्थर का ज्यादा है, तो पहले पत्थर नीचे गिरेगा। आई होप दोस्तों ये आपको पहला नियम अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों इसमें एक और बात भी आपको बता दूं कि जो बल की परिभाषा, बल की जो परिभाषा है वो न्यूटन के प्रथम नियम से ही मिलती है। बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती है। दोस्तों मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता, बट कुछ दोस्तों से मैंने सुना है, मैं आपको कंफर्म करके ये बताऊंगा कि
रेलवे के एग्जाम में उसको सही माना जाता है कि बल की परिभाषा दूसरा जो नियम है गति का उससे मिलती है। तो ये चीज़ मैंने अभी 1-2 दिन में पहले ही सुनी थी, तो मैं आपको इस बात को कंफर्म करके बताऊंगा कि बिना कंफर्म किए मैं आपको पूरी बात ये नहीं बता सकता। अगर इसका आंसर जैसे मैंने आज तक जहाँ तक पढ़ा है, मेरे को पता है जितने टीचर से मैंने पढ़ा है और मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया है कि फर्स्ट नियम से ही गति की परिभाषा मिलती है, फर्स्ट नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले मैंने कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने रेलवे के एग्जाम दिए थे, उनसे सुना था कि रेलवे जो दूसरी गति का नियम है उससे बताता है कि बल की परिभाषा मिलती है। तो आप लोग अभी तक पहले से ही मान के चलना, क्योंकि बाकी सारे एग्जाम्स में गति के प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है। अगर सेकंड का कुछ रोल हुआ तो मैं आपको पता करके कंफर्म करके बता दूंगा। दोस्तों बात करते हैं गति के दूसरे नियम की। दूसरा नियम ये कहता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। उस वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो दोस्तों इस पे आप थोड़ा अच्छे से गौर करना, क्योंकि ये गति का जो दूसरा नियम है इसी से आपको बल का जो सूत्र है, फॉर्मूला है वो मिलेगा। इसमें बताया गया है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल को डिनोट करते हैं F से। उस वस्तु में के संवेग में, उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो दोस्तों जो संवेग है उसको P से दर्शाते हैं। तो अगर बात करते हैं दोस्तों परिवर्तन की, अगर बात करते हैं परिवर्तन की, तो दोस्तों परिवर्तन तो वही होता है कि अंतिम माइनस प्रथम, जो लास्ट में था उसमें से स्टार्टिंग वाला घटा देंगे तभी दोस्तों अंतर आएगा। तो बात अगर अंतर की होती है तो संवेग, अंतिम संवेग को दर्शाते हैं P से, यानी P फाइनल माइनस संवेग प्रारंभिक, यानी P इनिशियल। अगर बात करें इसकी, ये समानुपाती है, F इज प्रोपोर्शनल टू PF माइनस PI। हो गया दोस्तों। संवेग की डेफिनेशन में जस्ट आपको इसी के बाद अच्छे से और बता दूंगा, लेकिन आपको पहले ये बता दूं कि P इज इक्वल टू mv होता है। अगर बात आती है अंतिम की तो mv कर देंगे, और बात आती है अगर प्रारंभिक संवेग की तो mu कर देंगे, ताकि हमें पहचानने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। और गति में प्रारंभिक चाल या प्रारंभिक वेग कहीं भी आता है तो वहां पे u ही करते हैं, यानी कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इनटू वेग। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों PF माइनस PI हो गया बटा T, क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर, जब दर की बात आती है तो निश्चित समय का भाग देते हैं। तो ये तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला हो गया। अब इसको आगे डिफाइन करते हैं, आगे इसको लिखते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो लिख दीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मैंने कराया था F इज प्रोपोर्शनल टू पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी, यानी कि बल समानुपाती है संवेग में परिवर्तन की दर के। तो अब दोस्तों इसको अगर लिखें तो F जो समानुपाती हो जाएगा एम वी माइनस एम यू बटा टी। अब दोस्तों F समानुपाती दोनों में m सेम आ रहा है तो हम इसमें से m कॉमन ले सकते हैं। m कॉमन लिया तो v माइनस यू बटा टी। दोस्तों अगर आपने त्वरण की जो परिभाषा है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी त्वरण की परिभाषा अगर आपने ढंग से पढ़ी हो तो मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो दोस्तों बन रहा है ना ये फॉर्मूला बन गया ना वैसा। तो अपने इसको लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू एम ए। अगर इस निशान को हटाना है, क्योंकि हमें तो बराबर का निशान लेके आना है तो हमें इस निशान को हटाना पड़ेगा। अगर इस निशान को हमें हटाना है तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू आती है, यानी कि अगर F बराबर करें तो K M A आता है और इस K की जो वैल्यू है वो 1 होती है, K बराबर 1। तभी हम कहीं भी किसी भी फॉर्मूले में F बराबर K M A न लिखकर M A लिखते हैं, क्योंकि K बराबर 1 होता है तो 1 मतलब सारी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई कर दी हमने पहले ही। तो दोस्तों ये है जो बल का सूत्र है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बल की परिभाषा कौन से सूत्र से मिलती है तो दोस्तों आप लोग कहेंगे प्रथम गति के नियम से मिलती है। बल का जो सूत्र है वो कौन से गति के नियम से मिलता है तो आप कहेंगे कि बल का जो सूत्र है गति के दूसरे नियम से मिलता है। दोस्तों उतार लीजिए इसे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं, इससे आगे संवेग की बात करते हैं। संवेग दोस्तों अगर बात करते हैं अपन संवेग की तो किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान व वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों यह है संवेग की डेफिनेशन। संवेग किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान व वेग के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों मैंने पीछे जो गति का दूसरा नियम आपको बताया था उसमें आपको बताया था और आई होप आपको समझ भी आया होगा। संवेग को डिनोट करते हैं P से, यानी P से दर्शाते हैं द्रव्यमान गुणा वेग बराबर संवेग। संवेग को P से दर्शाते हैं, द्रव्यमान को M से और वेग को V से। तो दोस्तों बन रहा है ये फॉर्मूला जो मैंने आपको पीछे वाले जो गति का दूसरा नियम था उसमें भी बताया था। दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों इससे मिलता जुलता पर कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए। देखते हैं कोई क्वेश्चन मिलता है तो। एक क्वेश्चन करते हैं कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है। याद रखना दोस्तों द्रव्यमान हमेशा केजी में आएगा और अगर बात हो बल की तो बल हमेशा न्यूटन में लिखा जाएगा।
वह विरामावस्था में है। विरामावस्था में है। उस पर 5 सेकंड तक 5 सेकंड तक बल लगाने पर वेग बढ़कर बल लगाने पर वेग बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है तो बल कितना लगाया या कितना बल लगा या बल कितने बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, आपको किसी भी तरीके से दे सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है दोस्तों। सब अपन को इसमें जो दे रखा है सबसे पहले अपन वो नोट करेंगे। पहले बात की है इसने द्रव्यमान की, तो m बराबर 10 kg। फिर बात की है उसने 5 सेकंड की, t बराबर, इसको थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं दोस्तों ताकि क्वेश्चन करने में अपन को दिक्कत नहीं आए। m बराबर 10 kg, t बराबर 5 सेकंड। आगे चलते हैं 10 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है, देखने की जरूरत नहीं है, 10 मीटर पर सेकंड आ रहे हैं, यानी ये वेग होगा, वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड। अब दोस्तों हमें पूछा क्या गया है कि बल कितना लगाया या कितने बल लगाने की आवश्यकता पड़ी। तो बल का जो फॉर्मूला होता है F बराबर ma होता है दोस्तों। हमें m दे रखा है लेकिन a कहीं भी नहीं दे रखा, तो दोस्तों a निकालते हैं। a बराबर क्या होता है v माइनस u अपॉन t। v क्या होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, t होता है समय। तो दोस्तों आप इसमें देख के बताइए कि कहीं पे भी आपको प्रारंभिक वेग दे रखा है और मैंने इसको v ही क्यों लिखा, u क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोस्तों बात यहाँ पे हो रही है विरामावस्था की, यानी कि पहले वस्तु विरामावस्था में थी तो u बराबर हो गया 0। तो फिर दोस्तों अगर दूसरी बार चाल की बात की जाती है तो वो अंतिम चाल यानी v बराबर 10 मीटर पर सेकंड, इसलिए मैंने 10 मीटर पर सेकंड v बराबर लिखा था। तो दोस्तों अगर a निकालना है, हमें त्वरण निकालना है, तो अंतिम क्या हो गया 10 माइनस 0 बटा समय कितना है 5 सेकंड, 10 बटा 5 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका त्वरण आ जाएगा दोस्तों। ये मीटर बटा पर सेकंड स्क्वायर ही क्यों लगा ये मैंने आपको पहले बताया था, और अगर आपको फिर भी नहीं याद है तो आप हमारी पीछे वाली क्लासेस जाके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। तो दोस्तों a यहाँ पे निकल के आता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात करते हैं अगर हमें कितने बल की आवश्यकता पड़ी, तो m है 10 और a है 2, यानी कि हमें 20 न्यूटन का बल लगाने की आवश्यकता पड़ी। तो दोस्तों आज हमने 2 गति के नियम कर लिए, इसका एक एग्जाम्पल कर लिया जो न्यूमेरिकल, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लिए हमने, संवेग की जो परिभाषा थी वो देख ली, न्यूटन का थोड़ा सा परिचय देख लिया। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। तो दोस्तों आगे की जो गति का तीसरा नियम है, तीनों इसके समीकरण हैं, वो सब देखने के लिए आप हमारी नेक्स्ट क्लास में जरूर आइएगा। हम आपको नेक्स्ट क्लास में सब कुछ वो जो बचा है बाकी सब बताएंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर किसी भी टॉपिक में कहीं भी किसी भी चीज़ में डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाली सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही।